लेकिन मुझे जंगल के किनारे पर ही रहना था क्योंकि लांस नायक ठाकुर ने बताया था कि पोस्ट जंगल के शुरू में ही है। ऊंचे नीचे सरसब्ज मैदान से निकला तो सामने जंगल के घने दरख्तों की एक कतार निस्फ दायरे की शक्ल में शुमालन जुनूबन चली गई थी। यहाँ से गिर का जंगल शुरू होता था। मैंने खुदा का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। मैदान में धूप की वजह से काफी गर्मी थी, लेकिन जंगल में दरख्तों के नीचे ठंडक थी। मैं अंदाजे से एक तरफ दरख्तों के साए तले चलने लगा। मैंने जंगल में एक फायर झोंक दिया, इस ख्याल से कि उसकी आवाज पर पोस्ट के फौजी चौकस हो जाएंगे और फायर की आवाज पर मेरी तरफ आएंगे। जंगल में कहीं तो घने दरख्त थे और कहीं ये छिद्रे हो जाते थे और ऊंची ऊंची घास के टापू आ जाते थे। मैं फायर करने के बाद एक घास के टापू से निकला तो अचानक मुझे किसी ने पकड़ लिया। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने पलट कर देखा, 2 इंडियन आर्मी के जवान थे जिन्होंने कमांडोज की वर्दियां पहन रखी थी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, महाराज, हिरन का शिकार करने आया हूँ कमांड पोस्ट से। उसने पूछा, कौन सी कमांड पोस्ट से? तुम कौन हो? तुम्हारा रैंक क्या है? मैंने कहा, महाराज, कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह जी का अर्दली हूँ। ये लीजिए उनका कार्ड। और मैंने जेब से कैप्टन सिंह का कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया तो उन्होंने कार्ड देखकर मुझे वापस कर दिया और कहा, सूबेदार मेजर साहब के पास चलो। यही मेरा मंशा था। वो मुझे ऊंची घास के किनारे किनारे चलाते एक पुराने मंदिर के पीछे ले आए, जहाँ जमीन के अंदर एक बंकर बना हुआ था। बाहर एक संतरी स्टेन बंद लिए पहरा दे रहा था। बंकर में एक मरहट्टा सूबेदार मेजर मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। फील्ड टेलीफोन उसके पास ही पड़ा था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। ये कौन है? संतरी ने कहा, सर, ये कहता है कि मैं कैप्टन सिंह साहब का अर्देली हूँ, जंगल में हिरनों का शिकार करने आया हूँ। इसके पास कैप्टन साहब का कार्ड भी है। हाँ साहब जी। और मैंने कार्ड निकालकर सूबेदार मेजर के सामने रख दिया। मुझे हिरन के शिकार का शौक है सर। आज इतवार की छुट्टी थी। कैप्टन साहब की इजाजत से उनकी बंदूक लेकर जंगल में निकल आया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दे दिया कि आपका कोई सिपाही मुझे अजनबी समझकर न पकड़ ले। सूबेदार मेजर ने मुझे कोने में बैठने का इशारा किया। मैं कोने में बैठ गया। मेरी बंदूक उन्होंने मुझसे पहले ही ले ली थी। सूबेदार मेजर ने फील्ड टेलीफोन को घुमाकर किसी से कहा कि मुझे कैंप नंबर 1 के कंपनी कमांडर साहब से मिला दो। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन सिंह से उसका राब्ता हो गया। सूबेदार मेजर ने मुझसे मेरा नाम पूछकर कैप्टन सिंह को मेरे हुलिये समेत बताया। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई और यस सर कहकर रिसीवर रख दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, कैप्टन साहब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, मगर तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था, जहाँ आजकल एक आदमखोर शेर आया हुआ है। फिर उसने अपने संतरी से कहा, नायक जाओ, इसे चाय पानी वगैरह पिलाओ। मैंने सलाम किया और नायक के साथ बंकर से बाहर आ गया। मेरी बंदूक भी मुझे वापस कर दी गई। नायक मुझे बंकर से निकालकर जरा नीचे बनी हुई फौजी कैंटीन पर ले गया, जहाँ 2-4 फौजी बैठे थे। नायक ने मुझे मिट्टी के आबखोरे में चाय ला कर दी और खुद भी मेरे करीब ही चाय का आबखोरा लेकर बैठ गया। तो तुम शिकारी हो, कभी शेर का शिकार भी किया है? जहाँ आदमखोर शेर आ गया है उसे मारोगे? मैंने कान पर हाथ रख कर कहा, नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा शिकारी नहीं हूँ, मैं तो बस हिरन बटेरों का ही शिकार करता हूँ। दूसरे फौजी हंस पड़े और उन्होंने किसी ऐसी मरहट्टी जबान में मुझ पर फिक्रा चुस्त किया जो मेरी समझ से बाहर था। नायक बोला, अरे ये तो गुजराती राना है, इसे मरहट्टी नहीं आती। क्यों राना? मैंने हवन्नकों की तरह मुस्कुरा कर कहा, हाँ जी, मैं तो गुजराती हूँ, गुजराती और हिंदी ही जानता हूँ। साथ ही साथ मेरी तेज निगाहों ने देख लिया था कि कैंटीन से थोड़ी दूर नशेब में दीवार के दरख्तों के नीचे एक ढलानी छत वाला छोटा सा कमरा था, जिसके सामने 2 संतरी स्टेन गन्ने उठाए बीड़ी पी रहे थे। साफ लग रहा था कि इस कमरे को बने ज्यादा दिन नहीं हुए। एन मुमकिन था कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन इसी क्वार्टर गार्ड में बंद हो। इस क्वार्टर गार्ड के पीछे दरख्तों के तनों में दिन की रोशनी में पुराने तालाब की सतह चमकती नजर आ रही थी। यकीनन नौरीन कमरे में बंद थी। मैं खामोशी से चाय पीता रहा और नायक मेरी बंदूक को उलट पलट कर देखने में लगा रहा। कैप्टन साहब ने बंदूक बड़ी उम्दा रखी हुई है राना। मैंने कहा, यस सर, हमारे कैप्टन सिंह साहब बहुत उम्दा आदमी हैं। दोपहर का खाना उन फौजियों ने मुझे वहीं अपने साथ खिलाया। उन्होंने मेरी इसलिए भी आओ भगत की कि मैं उनके कमांडिंग ऑफिसर का खास अर्दली था। मैं उनमें घुल मिलकर बातें करने लगा। एक फौजी से जब मैंने बड़ी बेनियाजी से पूछा कि वो छोटा कमरा सूबेदार मेजर साहब का क्वार्टर है, उसने हंसकर कहा, राणा जी, क्वार्टर गार्ड है, एक पाकिस्तानी जासूस औरत वहाँ तैद है। मैंने कहा, तो उसे शूट क्यों नहीं कर देते? वो तो भारत माता के दुश्मन है। इंडियन फौजी बोला, हमें क्या मालूम, ये ऊपर वाले जाने। मैंने बात का मौजू बदल दिया। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस क्वार्टर गार्ड में डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन ही बंद है। शाम होने से पहले पहले मैं कमांड ऑफिस में वापस आ गया। रास्ते में मैंने 2-4 जंगली मुर्गियों का शिकार कर लिया ताकि कैप्टन सिंह को पेश कर सकूं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा हो गया था। मैं एक ही वक्त में ऐसे 2 आदमियों को वहां से नहीं निकाल सकता था जो अलग अलग जगहों पर तैद हों। रात भर इसी उधेड़बुन में रहा कि क्या करूं। दिन निकल आया। जरूरियात से फारिग होकर दफ्तर गया तो कैप्टन सिंह अभी नहीं आया था। बरामदे में एक फौजी स्टूल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो वो बोला, क्यों अहमद भाई, कल शेर का शिकार किया? फिर सुना है गिर के जंगल में आदमखोर शेर आया है।
मैंने बेदरी से जवाब दिया, ठाकुर मैं तो जंगली मुर्गियां मार कर लाया था 2-4। उसने तंजन कहा, अरे तुमसे तो ये औरत अच्छी है कि जंगल में दंदनाती फिर रही है और आदमियों को दानों की तरह भून रही है। मैंने पूछा, कौन औरत? संतरी में अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। गुजराती पढ़ लेते हो, ये खबर पढ़ो। गिर के जंगलों में डाकू रंगनी ने तहलका मचा रखा है और कई जागीरदारों का खून कर चुकी है। ये नाम सुनते ही मेरे जिस्म को जैसे बिजली का झटका सा लगा। मैंने अखबार पर अपनी नजरें जमाती। अखबार पर एक बड़ी सुर्खी के साथ ये खबर लगी थी कि एक डाकू औरत, जिसको लोग रंगनी डाकू के नाम से याद करते हैं, इन दिनों गिर के जंगलों में अपने ग्रोह के साथ छुपी हुई है। खबर से मालूम हुआ कि सौराष्ट्र के देहाती इलाकों में उसने कई जागीरदारों और साहूकारों का खून कर दिया है और पुलिस की पार्टियां उसे तलाश कर रही हैं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये सिद्धा के सिवा और कोई औरत नहीं हो सकती थी। वो मुंतकिम मिजाज औरत थी। कैद के दौरान पुलिस ने जरूर उस पर तशद्दुद किया होगा, जिसके रद्द अमल में वो डाकू ही बन सकती थी। अब मेरा दिल सिद्धा से मिलने के लिए बेचैन हो गया। मेरा जहन किसी और अंदाज से सोचने लगा। पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी के फरार के सिलसिले में मैं सिद्धा से मदद ले सकता था। सिद्धा को मेरे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन चूंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने मेरे तमाम ऐब गवारा किए थे। मैंने अखबार संतरी को वापस किया और नल पर जाकर आग बुझाने वाली बाल्टियों में ताजा पानी भरने लगा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था और मेरे लिए अब लाजमी हो गया था कि मैं जहाज से किसी तरह कीर के जंगल में जाकर सिद्धा से मिलने की कोशिश करूं। इसका तरीकेकार यही था कि मैं अपने तौर पर जंगल में निकल जाऊं और सिद्धा से मिलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन वापस आऊं। कैप्टन सिंह से ये बहाना बना दूं कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया था। कैप्टन सिंह की बंदूक मैंने उसे वापस कर दी थी। अगर शिकार के लिए बंदूक लेने बैठता हूं तो मुझे अगली इतवार यानी छुट्टी के दिन का इंतजार करना पड़ता और इतना वक्त मेरे पास नहीं था। हो सकता था कि हफ्ता भर के बाद सीधा इस इलाके से चली जाए, क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अगरचे गिर के जंगल इतने घने और हौलनाक थे कि वहां अगर कोई साल भर भी छुपा रहे तो पुलिस के सिपाही उसका खोज नहीं लगा सकते थे। फिर भी मैं हफ्ते की मोहलत नहीं देना चाहता था। चुनाचे दूसरे दिन मैंने सुबह सुबह बतलून और फौजी बूट पहने, सिद्धा का दिया हुआ सांप का मनका और एक चाकू जेब में रखा। एक थैले में डबल रोटी डाली और कमांड ऑफिस के पीछे वाली झाड़ियों को फलांगता हुआ घास के मैदान की तरफ चल पड़ा। अब फिर दिन पूरी तरह नहीं निकला था। मेरा रुख गिर के जंगल की तरफ था। सूरज के निकलने तक मैंने घास के मैदान को अबूर कर लिया और बेआबाद मंदिर के तालाब वाले फौजी कैंप नंबर 2 से दामन बचाता हुआ गिर के जंगल में दाखिल हो गया। बुलंद दरख्तों के छतनारों में से धूप की तिरछी किरणें छन छन करनी जा रही थी और दरख्तों में चिड़ियों की चहकारें गूंज रही थी। मेरे लिए ये जंगल अजनबी था, मगर दिल में अपने मिशन की लगन थी। इस लगन ने मुझे बेखौफ बना दिया था। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से मेरा बेखौफ और सख्त जान होना एक कुदरती बात थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सिद्धा का ग्रोह जंगल में किस जगह छुपा हुआ है, लेकिन मैं चला जा रहा था। अपने मिशन की अहमियत और सिद्धा से मिलने का इश्तियाक मुझे आगे ही आगे लिए जा रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि इस जंगल में एक आदमखोर शेर ने भी तबाही मचा रखी है। मैं बड़ा मुहतात होकर चल रहा था। मुझे मालूम था कि जब तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे हैं और इधर उधर से बंदरों वगैरह के बोलने की आवाज आ रही है, मैं कम से कम शेर से महफूज हूँ, क्योंकि शेर की मौजूदगी सबसे पहले उन परिंदों और बंदरों वगैरह के मुंह पर मोहरे खामोशी जब्त कर देती है। शुरू में जंगल छिदरा छिदरा था, फिर वो घना हो गया। दरख्तों के तने साथ साथ उगे थे और बीच में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैं अब कमांडो बनकर उस जंगल में से गुजर रहा था। एक दो जगह पर मैंने जहीले सांप भी देखे, जो मेरे फौजी बूटों की धमक से घास में से निकलकर रेंगते हुए झाड़ियों की तरफ चले गए। मेरे पास सिद्धा का दिया हुआ मनका था, इसलिए मुझे सांप के डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी। हाँ, आदमखोर शेर का खौफ दिल में जरूर था, लेकिन अभी तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे थे और इधर उधर से बंदर के खू करने की आवाज भी आ जाती। खुदा खुदा करके जंगल का घनापन खत्म हुआ और मैं एक वीरान मैदान में निकल आया, जहाँ छोटी छोटी खाइयां और गड्ढे थे, जिनमें सब्ज और खुश्क झाड़ियां सर निकाले खड़ी थी। एक टूटी फूटी सीढ़ियों वाला पुराना तालाब रास्ते में आया। मैं वहां दम लेने को रुक गया, मुंह हाथ धोया, थोड़ी सी डबल रोटी निकाल कर खाई। तालाब का पानी हथेली से इधर उधर हटाकर थोड़ा सा पिया और उठकर फिर चल दिया। अब मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि कहीं सचमुच मैं जंगल में रास्ता न भूल जाऊं। इन जंगलों का सिलसिला शैतान की आंत की तरह फैला था। खुदा जाने मैं कहां और किस जगह किसी जंगली दरिंदे का शिकार हो जाऊं। एक चाकू मेरी क्या हिफाजत कर सकता था। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और सफर जारी रखा। गढ़ों वाला वीरान मैदान खत्म हुआ तो सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तराई नजर आई। मैं एक जगह बैठकर सोचने लगा कि इस तराई में दाखिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये दूर ही से इंतहाई घनी
और शुमालन जुनूबन हद नजर तक फैली हुई थी। दिल ने कहा, उठो और हिम्मत न हारो, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। मैंने खुदा का नाम लेकर फिर चलना शुरू कर दिया। दोपहर के करीब तराई की ऊंची नीची जमीन शुरू हो गई, जहाँ जगह जगह ऊंची ऊंची झाड़ियां और जंगालूद बड़े बड़े चट्टानी पत्थर थे। एक छोटी सी पगडंडी दरख्तों में से गुजर रही थी। ये इस बात की निशानदही थी कि आगे कोई आबादी है, कोई गांव वगैरह होगा। मैंने पगडंडी पर चलना शुरू किया तो कुछ फासले पर बाएं जानिब तरकारियों के खेत के पीछे एक कुएं की चरखी और पास ही चंद एक झोंपड़ा नुमा मकान दिखाई दिए। एक आदमी जिसने सिर्फ धोती लंगोट की तरह लपेट रखी थी खेत में काम कर रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और गुजराती जबान में पूछा, तुम महकमा जंगलात के आदमी हो? मैंने कहा, हाँ, रास्ता भूल गया हूँ, बड़ी भूख लगी है। ये कौन सा गाँव है? वो मुझे अपने झोंपड़े के बाहर ले आया, जहाँ उसकी बीवी बच्चे भी थे। बीवी रस्सी बांट रही थी। उसने मुझे देखते ही लंबा घूंघट निकाल लिया। मेरा मेजबान मिट्टी के बर्तन में बकरी का दूध और एक रोटी ले आया। मैंने कहा, मेरे पास डबल रोटी है। वो खुश होकर बोला, राणा जी, ये विलायती रोटी हमें दे दें तो ये हम शौक से खाएंगे। तुम्हारे लिए मैं 2 रोटियां पकवाए देता हूँ। मैंने डबल रोटी उसे दे दी, दूध के साथ रोटी खाई। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि आदमखोर शेर तो इधर नहीं है? मेजबान ने कहा, राणा जी, कुछ रोज पहले इधर आया था। हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर दरख्तों पर चढ़ गए थे, लेकिन अब खोजियों ने खबर दी है कि वो महाराष्ट्र की तरफ निकल गया है। अब मैंने उससे रंगनी डाकू के बारे में पूछा। वो नारियल पी रहा था, धुआं नाक से निकालते हुए सर एक तरफ झुकाकर बोला, राणा जी, हम तो गरीब लोग हैं, डाकू इधर आकर क्या करेंगे? डाकू तो ऊपर उत्तर प्रदेश में सुना है हुआ करते हैं। फिर उसने तिराई के घुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर तिराई के जंगल में, वहाँ अगर कोई डाकुओं का गिरोह छुपा हुआ हो तो कुछ नहीं कह सकता, पर राणा जी, डाकू तो देहाती आबादियों में होते हैं, जहाँ बड़े बड़े राणा और पटेल रहते हैं। इधर डाकुओं को जंगली जानवरों में आकर क्या लेना? उसकी ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि तराई में दाखिल होने की बजाय अगर उसके किनारे किनारे चलते जाएं तो आगे गिर की मशहूर नदी आती है। नदी आगे जाकर एक झील में गिरती है। वहाँ चावड़ नाम का एक गांव है, जहाँ एक जागीरदार पटेल की हवेली है। मैंने सोचा हो सकता है कि सीधा उस पटेल का सफाया करने आई हूँ। अब शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैं तिराई की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने मेजबान से कहा, ठाकुर, रात होने वाली है, अब चला तो जाऊंगा। गाँव तक पहुँचते पहुँचते रात गहरी हो जाएगी। तिराई के जंगलों से डर लगता है। अगर तुम इजाजत दो तो रात यहीं बसर करके सुबह रवाना हो जाऊं। उसने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। गर्मियों का मौसम था। रात को उसने एक खाट झोंपड़ी के पिछवाड़े खेत के किनारे डाल दी। मैं वहीं पड़ गया। उसने मेरे पास ही धूनी भी लगा दी ताकि मच्छरों की जलगार से बच सकूं। जब तक धूमी लगी रही, मच्छरों ने उधर का रुख न किया। जो ही आग बुझी, मच्छरों ने मुझे तन्हा देखकर हमला कर दिया। खुदा ही जानता है कि कैसे रात काटी। बस सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। दूसरे दिन मुंह हाथ धोकर दूध और रोटी खाई और अपने मेजबान का शुक्रिया अदा करने के बाद चावड़ गांव की तरफ रवाना हो गया। मेरी मंजिल तिराई के जंगल के किनारे की पट्टी थी। मैं यहाँ से गुजरता हुआ चावड़ गांव तक जाना चाहता था। अगर इस एडवेंचर में सीधा से मुलाकात न हो सकी तो मैंने चावड़ गांव के पटेल की मदद से अपने कमांडो ऑफिस में वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इन खतरनाक जंगलों में ज्यादा देर तक घूमना खतरनाक बात थी। धूप निकल आई थी। मैं एक पगडंडी पर चला जा रहा था। चलने से मुझे बहुत पसीना आ गया। धूप में तेजी थी, फजा में भी हब्स था। रास्ते में कोई सायादार दरख्त भी नहीं था। कोई घंटा भर चलते रहने के बाद तिराई के सरसब्ज जंगल की हरी भरी गुंजान पट्टी शुरू हो गई। यहाँ दाखिल होते ही मैं एक दरख्त के नीचे घास पर बैठ गया। ठंडे साय ने बड़ा सुकून दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। थका हुआ था, गुनूदगी सी तारी होने लगी। सोचा कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं अभी नींद की वादी में दाखिल हुआ ही था कि किसी ने मेरे पाँव पर जोर से ठोकर मारी। कौन है बे तू? उठ। मैंने आंखें खोल दी। देखा कि एक ऊंचा लंबा आदमी, जिसने मुंह पर अपनी पगड़ी का पल्लू इस तरह लपेट रखा था कि सिर्फ उसकी सुर्ख आंखें ही नजर आ रही थी, बंदूक की नाली का रुख नई तरफ किए खड़ा मुझे घूर रहा है। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया कि ये कोई डाकू है, और अगर डाकू है तो यकीनन सिद्धार्थ साथी ही होगा। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और माजरत के लहजे में कहा, राणा जी, परदेसी मुसाफिर हूँ, जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ घड़ी पल आराम करने को लेट गया था। उस खूंखार आदमी ने मुझे एक और ठोकर मारी और कहा, आगे चलो। मैं उसके हुक्म की तामील में आगे आगे चल पड़ा। वो बंदूक ताने मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम तिराई के किनारे को छोड़कर जंगल में दाखिल हो गए। ऐसा घना जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दूर तक दरख्त खुले खुले थे। आगे जाकर रास्ता मिलना दुश्वार हो गया। झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। मैं रास्ता देखने के लिए रुकता तो पीछे से डाकू मेरी पुश्त से बंदूक की नाल लगाकर कहता, चलते चलो। मैं झाड़ियों की शाखें इधर उधर
हटाता चलता चला गया। झाड़ियां खत्म हुई तो जरा रास्ता दिखाई दिया। ये जंगली रास्ता था, दरख्तों और गढ़ों के साथ साथ एक तरफ को चला जा रहा था। ऊपर दरख्तों के छतनारे इतने गुंजान थे कि धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मैं दिल में बस एक ही दुआ मांग रहा था कि खुदा करे अपने जिस सरदार के पास ये मुझे ले जा रहा है वो सिदा ही हो। अगर कोई दूसरा डाकू निकल आया तो मेरी खैर नहीं। उसने मुझे एक जगह रुकने का हुक्म दिया। मैं रुक गया। डाकू ने आवाज दी, अरे ओ जग्गू, निकल के देखो, पुलिस का जासूस पकड़ा है मैंने।